नमस्कार मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का क्रैकेडमी पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, क्रैकेडमी पर एक नया कोर्स जो आपके लिए बिल्कुल फ्री स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों, आपका पूरा का पूरा 1 साल करंट अफेयर बिल्कुल फ्री मैं पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, यह करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। जो अभी हाल ही में यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। दोस्तों, इस बार आप मई का महीना मुझे दीजिए, मैं आपको यूपीएससी क्रैक करने का तरीका क्रैकेडमी के माध्यम से आपको दूंगा। तो दोस्तों, अब की बार यूपीएससी पार आप हम पर विश्वास करें। हम आपको एक नया मार्ग, एक नए तरीके से करंट अफेयर पढ़ाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने वाला हूं। तो दोस्तों, यह करंट अफेयर आपको कैसे वर्क करना है, यह मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं, फिर अपने टॉपिक पर आता हूं। तो दोस्तों, ये करंट अफेयर आपसे जैसे मैंने मई 2021 से आपको मई 2022 तक के करंट अफेयर पढ़ाने वाला हूं। ठीक है। अब दोस्तों, मैं जैसे मई 2021 का करंट अफेयर स्टार्ट किया, तो यह करंट अफेयर पूरे 3 पार्ट में आपसे चर्चाएं होंगी। ऐसे हर एक मंथ का करंट अफेयर आपसे चर्चा में होगा। जैसे जीएस पेपर फर्स्ट, तो आपको मैं एक वीडियो में पेपर फर्स्ट से संबंधित जो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है खत्म। ऐसे ही फिर जीएस पेपर सेकेंड, तो इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर खत्म। ऐसे ही जीएस पेपर थर्ड, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर खत्म। तो 3 वीडियोस में आपके पूरे करंट अफेयर समाप्त। अब जैसे मैं मई 2021 के सबसे प्रथम करंट अफेयर जीएस पेपर फर्स्ट में चर्चा शुरू किया, तो आपको कैसे वर्क करना है। जैसे मैंने बोला कि ये करंट अफेयर का लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, आप मेरे साथ रिपीट करो, तो उसी वक्त रिपीट करो, वो इंपॉर्टेंट लाइन नोट करो और आगे बढ़ो। फिर आपका हर एक करंट अफेयर से संबंधित मैं एक प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है ट्रेडिशनल टॉपिक मैं बताऊंगा कि ये चीज आपको घर बैठकर चैप्टर ओपन करके पढ़ लो। तो इतना कार्य आप करेंगे, बाकी करंट अफेयर मैं पूरा पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर मई 2021 के पार्ट 1 पर। दोस्तों, इस करंट अफेयर का पीडीएफ चार्ज जरूर है, बाकी क्लासेस बिल्कुल फ्री। यदि आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो 499 रुपए ओनली में आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा पूरे 1 साल के करंट अफेयर। दोस्तों, सोशियोलॉजी पर मेरा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है जिसकी फीस 16,999 है, लेकिन ये डेट बढ़ाकर 10 मई में कर दिया हूं। जितना जल्दी हो सके आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको सोशियोलॉजी का पूरा बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके आप एडमिशन ले सकते हैं। आइए दोस्तों, हमारा एक नया बैच प्री कंबाइंड मेंस स्टार्ट होने वाला है जीएस का। आप इंक्वायरी कर सकते हैं, इंक्वायरी नंबर आपको यहां पर दिया गया है। आप हमारा क्रैकेडमी ऐप जो है प्ले स्टोर पर मौजूद है, आप इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम ज्यादा समय न खराब करके अपने करंट अफेयर पे आते हैं और फोकस करते हैं। आप बस हमारा साथ दीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपका मई 2021 का जीएस पेपर फर्स्ट, भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज, इनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, जो प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उस पर हम चर्चाएं आपसे प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं आप महाराणा प्रताप कितने चर्चित व्यक्ति रहे इस पूरे वर्ष में, और जो आपका भारत सरकार है वह कितना इनके प्रति उनकी आस्था है, उनके शब्दों में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी इनका 9 मई को मेवाड़ के 13वें राजपूत शासक महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। इनका जन्म राजस्थान में 1540 वर्ष में हुआ और 56 वर्ष की अवस्था में ये महान योद्धा जो लड़ाई लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, 1597 में इनकी मृत्यु हो गई।
ये जो लाइन है ये आप मेरे साथ रिपीट करेंगे, सभी दोस्तों रिपीट करना है, ठीक है। ये जो है, जो भाला लेकर मूंछों पर ताव देते हुए ये खड़े हुए हैं ना, आप देख सकते हैं खड़े हुए ना, ये उदयपुर के संस्थापक राणा उदय सिंह द्वितीय के सबसे बड़े पुत्र थे, ठीक है। याद कर लीजिए, उदयपुर शहर के संस्थापक कौन? राणा उदय सिंह द्वितीय, और उन्हीं के सबसे बड़े पुत्र कौन? महाराणा प्रताप जी थे। ये आपके लिए दृष्टिकोण से लाइन महत्वपूर्ण था। आइए जानते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। जल्दी दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताओ, हल्दी घाटी का युद्ध किन किन लोगों के बीच हुआ था? आपके प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच ये युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के शासक राजा मानसिंह ने किया था। याद कर लो दोस्तों, महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में उनकी वीरता के लिए जाना जाता है, उनके पराक्रम के लिए जाना जाता है, और यह युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर सेनाओं के बीच लड़ा गया था। याद कर लीजिए आप सभी। इस लड़ाई में महाराणा की सेनाएं 6 घंटे में पराजित हो गई, किंतु मुगल जो थे उन्हें पकड़ने में नाकाम रहे। तो ये आप बिल्कुल अपने स्मरण में रख लीजिए। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना पुनः एकत्रित की और 6 वर्षों के पश्चात फिर आए। वर्ष 1582 में मुगलों से युद्ध किया और विजय हासिल की। तो दोस्तों ये आपके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था और स्मरण में रखिए। आइए कुछ विरासत के विषय में जान ले। तो राणा प्रताप ने शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को लगभग अकेले ही चुनौती दी थी, और इसमें किसी अन्य राजपूत शासकों ने सहायता नहीं की थी। तो दोस्तों महाराणा प्रताप से सीखने लायक एक महत्वपूर्ण लाइन, कभी भी आप लड़ाई लड़ो तो किसी के ऊपर भरोसा न करो, किसी के ऊपर भरोसा न करो, स्वयं पे विश्वास करो, आपको मंजिल जरूर मिलेगी। लेकिन आप किसी के बैसाखी पर जीवन जीना प्रारंभ करते हैं, आप किसी बैसाखी पर आप एक युद्ध लड़ने जा रहे हैं, जैसे यूपीएससी सीएससी कि मेरा दोस्त है, ये मेरा हेल्प कर देगा, मैं कम पढ़ाई करूंगा, वो मेरा साथ दे देगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप अकेले इस युद्ध में लड़ना शुरू करिए। तो यह राजपूत वीरता की शानदार गाथा और अपने सिद्धांतों के लिए आत्म बलिदान की भावना का उत्कृष्ट उदाहरण है। राणा प्रताप की छापेमार युद्ध पद्धति को बाद में दक्कन के सेनापति मलिक अंबर और शिवाजी महाराज द्वारा आगे बढ़ाया गया। आपको पता होगा शिवाजी छापेमार युद्ध का बड़ा समर्थक थे, वो छिप कर जाते थे और अच्छे से अपने दुश्मनों को मार देते थे। तो दोस्तों यहीं पर फर्स्ट करंट अफेयर आपका समाप्त हुआ। आइए हम दूसरे करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। मंगोलियाई कंजूर पांडुलिपियां, मंगोलियाई कंजूर पांडुलिपियां, आइए जानते हैं ये करंट अफेयर क्यों महत्वपूर्ण है। संस्कृति मंत्रालय से आपका यह करंट अफेयर है, तो आपको पता है कि कितना महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से है। तो संस्कृति मंत्रालय ने सूचित करते हुए बताया कि अगले वर्ष तक मंगोलिया के प्रमुख बौद्ध केंद्रों में वितरण के लिए पवित्र मंगोलियाई कंजूर के लगभग 100 सेटों का पुनः मुद्रण कार्य पूरा करने की संभावना है। तो आइए इसमें क्या महत्वपूर्ण है, तो मंगोलियाई कंजूर क्या है ये तो जानना अत्यंत आवश्यक है, और यही आपके प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाएगा और यह प्रश्न आपसे पूछ लेगा। तो मंगोलियाई भाषा में कंजूर का अर्थ होता है संक्षिप्त आदेश, जो कि मुख्यतः भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हैं। भगवान बुद्ध को तो आप जानते होंगे, और भगवान बुद्ध आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है, और आपके जीवन से भी वो बहुत महत्वपूर्ण है। मध्यम मार्ग को आगे बढ़ाने वाले भगवान बुद्ध आपके प्रीलिम्स और आपके जीवन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो मंगोलियाई भाषा में कंजूर का अर्थ क्या है, तो संक्षिप्त आदेश, जो कि मुख्यतः भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हैं। मंगोलियाई बौद्धों में इनका बहुत महत्व है। वे मंदिरों में
कंजूर की पूजा करते हैं तथा एक धार्मिक रिवाज के रूप में अपने प्रतिदिन के जीवन में कंजूर की पंक्तियों का पाठ करते हैं। आप सभी लोग देखिए अपने प्रतिदिन में जो जिस भगवान का स्मरण करता है, जैसे आप हनुमान जी का स्मरण कर रहे हैं तो सुंदरकांड पढ़ते हो। तो मंगोलियाई बौद्धों में इनका महत्व था, उनके लिए भगवान बुद्ध थे तो वे मंदिरों में कंजूर की पूजा करते थे। जैसे आप लोग हनुमान जी का पूजा करते हैं, आप उनको क्या लगाते हो, सिंदूर से उनको पूरे शरीर को पोतते हो, है ना, सुंदरकांड करते हो। श्री गुरु चरण सरोज रजनिज मन मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल जस जो धायक फलचार। तो ये लोग क्या करते थे, ये मंगोलियाई जो थे मंदिरों में कंजूर की पूजा करते थे तथा एक धार्मिक रिवाज के रूप में अपने प्रतिदिन के जीवन में कंजूर की पंक्तियों का पाठ करते हैं। मंगोलियाई कंजूर को तिब्बती भाषा से अनुदित किया गया है। ये आपके कभी कभी प्रीलिम्स में आपको, जैसे मंगोलियाई कंजूर क्या है, आपको 2, 3, 4 विकल्प है, इसमें 3 विकल्प सही तथ्य दे दिया गया। जैसे यहां पर ये लाइन दे दिया, यहां पर ये लाइन दे दिया, यहां पर एक तीसरा। तो ये सब ध्यान रखिए। तो मंगोलियाई कंजूर को तिब्बती भाषा से अनुदित किया गया है। कंजूर की भाषा शास्त्रीय मंगोलियाई है, कंजूर की भाषा शास्त्रीय मंगोलियाई है। अब दोस्तों आपको भारत और मंगोलिया के बीच ऐतिहासिक संबंध के विषय में कुछ जान लीजिए। तो भारत और मंगोलिया का जो ऐतिहासिक संबंध है बहुत सदियों पुराना है, ठीक है। मंगोलिया में बौद्ध धर्म भारतीय सांस्कृतिक एवं धार्मिक राजदूतों द्वारा ईस्वी सदी के शुरुआत दौर में ले जाया गया था। परिणाम स्वरूप आज मंगोलिया में बौद्धों का धार्मिक प्रभुत्व सर्वाधिक है। मंगोलिया के साथ भारत के औपचारिक राजनयिक संबंध वर्ष 1955 में स्थापित हुए थे। तब से दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ संबंध एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचता ही चला जा रहा है। तो आप ये चीज जान लीजिए। अब आपको मैं राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के बारे में बताता हूं। क्या है राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन? देखिए यहां पर आपको मैंने क्या दिखाया था, एक बार पुनः चीजों को थोड़ा सा देख ले। मंगोलियाई कंजूर पांडुलिपियां, तो आइए जान लेते हैं एक और चीज। अभी हम मंगोलियाई कंजूर जाना और भारत मंगोलिया के बीच संबंध को जाना, अब राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की शुरुआत भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा फरवरी 2003 में की गई थी। याद रखना, इसका कार्य पांडुलिपियों में संरक्षित ज्ञान के दस्तावेजीकरण, संरक्षण एवं प्रयास करना। याद रखना, इसका कार्य, इस मिशन का कार्य क्या है? इसका कार्य पांडुलिपियों में संरक्षित ज्ञान के, जो पांडुलिपियां हैं उसमें ज्ञान को संरक्षित किया गया है, तो संरक्षित ज्ञान के दस्तावेजीकरण, संरक्षण एवं प्रसार करना। मिशन का उद्देश्य क्या है? दुर्लभ एवं अप्रकाशित पांडुलिपियों को प्रकाशित करना है, जिससे कि उनमें संचित ज्ञान शोधकर्ताओं, विद्वानों एवं बड़े पैमानों पर आम लोगों के बीच प्रसारित हो सके। इसकी पृष्ठभूमि भारत में विभिन्न प्रकार की लगभग 10 मिलियन पांडुलिपियां हैं, जो संभवतः विश्व का सबसे बड़ा संग्रह है। याद रख लीजिए, ये विभिन्न विषयों, बनावट और सौंदर्य शास्त्र, लिपियों, भाषाओं, सुलेखों, चित्रों और चित्रों को कवर करती है। तो आपका सेकंड करंट अफेयर समाप्त होता है। इस सेकंड करंट अफेयर के संबंधित प्रीलिम्स में क्या महत्वपूर्ण है तो याद कर लीजिएगा आप। ये आपका होमवर्क है, ये होमवर्क है आपका। आपको ये होमवर्क प्रतिदिन करना होगा। आपको मैंने करंट अफेयर बता दिया, लेकिन अब मंगोलिया कहाँ है याद कर लीजिएगा। NMM कब लॉन्च किया था और इसका उद्देश्य क्या था? नेशनल मिशन ऑफ, आपका राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन NMM, मैन्युस्क्रिप्ट्स, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स NMM, इसके विषय में आप याद कर लीजिएगा। NMM कब लॉन्च किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था, मंगोलियाई कंजूर का अर्थ और महत्व, और भारत और मंगोलिया के बीच राजनयिक संबंध, और विभिन्न बौद्ध मुद्राएं, हाथ के इशारे और उनके अर्थ। ये प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिएगा। आइए थर्ड करंट अफेयर की ओर चलते हैं। बसव जयंती, आइए जान लेते हैं बसव जयंती के विषय में।
तो बसव जयंती 12वीं सदी के कवि, दार्शनिक, लिंगायत धर्म के संस्थापक संत भगवान बसवन्ना के जन्म दिवस पर मनाई जाती है। याद कर लो सभी लोग, लिंगायत धर्म के संस्थापक कौन थे? तो संत भगवान बसवन्ना। सभी को याद है? याद कर लिए लिंगायत धर्म के संस्थापक कौन? सभी लोग कमेंट कर दो, संत भगवान बसवन्ना। ठीक है, इस वर्ष इसे 4 मई 2021 को मनाया गया। आपके प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से जान लेते हैं कि बसवन्ना के विचार और इनके योगदान। तो भाई बसवन्ना जो थे वो जाति विरोधी थे। जो जाति में स्तरीकरण की व्यवस्था है वह समाज को एक गलत दिशा में ले जाने में योगदान देता है। जात में स्तरीकरण की व्यवस्था, जो एक निचले तबके का व्यक्ति होता है उसको विकास के मुख्य धारा में जुड़ने में बहुत कठिनाई पैदा करता है। तो बसवन्ना जी इससे परिचित थे और वो जाति में स्तरीकरण की जो व्यवस्था थी उसके अगेंस्ट में थे। तो बसवन्ना कर्नाटक में कलचुरी वंश के राजा बिज्जल प्रथम के शासनकाल के दौरान 12वीं सदी के दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, कन्नड़ कवि और समाज सुधारक थे। क्या याद रखना है? कलचुरी वंश के राजा कौन थे? बिज्जल प्रथम। और उन्हीं के शासनकाल में जो 12वीं सदी का यह व्यवस्था है उसी समय ये बसवन्ना जी मौजूद थे। बसवन्ना ने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में जागरूकता का प्रसार किया। इनकी कविताओं को वचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वचन। बसवन्ना ने लैंगिक अथवा सामाजिक भेदभाव, अंधविश्वासों और रीति रिवाजों का खंडन किया। जाहिर सी बात है ये व्यवस्था, अब आप ही मुझे बताओ दोस्तों, अब एक महिला जो है वो कैसे द्वितीयक हो सकती है? एक पुरुष और एक महिला दोनों ही एक साथ पृथ्वी पर आए, दोनों के क्रियाकलाप, हर एक चीजें, वर्क करने की प्रक्रिया, सब कुछ इक्वल है, लेकिन असमानताएं क्यों? आपके अंदर यह प्रश्न उठेगा, ये असमानताएं क्यों? क्योंकि वह महिला है इसलिए द्वितीयक है, इसीलिए उसको घरेलू तक सीमित करना, उसको चहर दीवारियों से बाहर नहीं जाने देना, वो सिर्फ बच्चे का लालन पालन करे, सिर्फ वो रोटी बनाए, सिर्फ यहीं तक कार्य सीमित, तो ये गलत है। तो दोनों एक समान है और दोनों समाज को आगे ले जाने में अपना योगदान देंगे तो हमारा देश और आगे बढ़ेगा। तो बसवन्ना ने लैंगिक अथवा सामाजिक जो भेदभाव, अंधविश्वास, रीति रिवाजों का खंडन किया। उन्होंने अनुभव मंटपा अथवा आध्यात्मिक अनुभव भवन, इसको अनुभव मंडपा भी कहते हैं, तो याद रखिएगा, मंडपा भी कहते हैं, मंटपा भी कहते हैं। ये भारत पूरे विश्व का प्रथम संसद रहा है जिसमें विभिन्न विद्वानों का इस सदन में चर्चाएं विमर्श होते थे। तो ये नए सार्वजनिक संस्थाओं की शुरुआत इन्होंने की थी। यहाँ पर सभी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमियों के पुरुषों और महिलाओं का स्वागत किया जाता था और जीवन के आध्यात्मिक और सांसारिक सवालों पर खुलकर चर्चा की जाती थी। ये भारत का भी प्रथम संसद रहा है और संसद में क्या होता है दोस्तों? चर्चाएं होती है ना, जो समाज के विभिन्न समस्याएं होती है। आप अपने प्रतिनिधि को संसद क्यों भेजते हैं? क्योंकि वह हमारे समस्याओं को सदन में चर्चा करके खत्म करे। तो यही आपके अनुभव मंडप का कार्य था। तो आपके प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक नेता के रूप में वीरशैव अर्थात भगवान शिव के कट्टर उपासक थे वीरशैव नामक एक नई भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन की जड़ें 7वीं से 11वीं सदी के दौरान में प्रचलित तमिल भक्ति आंदोलन, विशेषकर शैव नयनार परंपराओं में मिलती है। बसवा ने भक्तिमय आराधना पर जोर देते हुए ब्राह्मणों के नेतृत्व में मंदिरों में पूजा और अनुष्ठानों का खंडन किया और इसके स्थान पर प्रतीक रूप में व्यक्तिगत रूप से छोटे शिवलिंग धारण करके शिव की प्रत्यक्ष आराधना करने का इन्होंने संदेश दिया। ठीक है, तो बसवन्ना के नेतृत्व में चलाए गए शरण आंदोलन, याद रखना, शरण आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सभी जातियों के लोगों को आकर्षित किया।
ठीक है। और भक्ति आंदोलन की अधिकांश शाखाओं की भांति वचन के रूप में साहित्य रचना की, जिसमें वीर शैव संप्रदाय के संतों की आध्यात्मिक दुनिया का वर्णन मिलता है। बसवन्ना का शरण आंदोलन तात्कालिक समय के हिसाब से काफी उग्र सुधारवादी आंदोलन था, तो याद कर लीजिए। आइए अब जानते हैं प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से क्या क्या महत्वपूर्ण है। आपको ट्रेडिशनल में क्या क्या पढ़ लेना है। श्रवण परंपरा आप लोग एक बार देख लेना है। वचन क्या है देख लेना है। अनुभव मंडप या मंटपा क्या है देख लेना है। कलचुरी कौन है देख लेना है। नयनार कौन है देख लेना है। भक्ति आंदोलन के विषय में थोड़ा पढ़ लेना है। तो आपका ये होमवर्क है, आप यह होमवर्क तैयार कर लेना, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट करंट की ओर। धीरे धीरे सभी को एंजॉय हो रहा है, सभी को समझ में आ रहा है। पीपीटी बहुत शानदार है ना, सभी को समझ में आ रहा है ना। एक बार कमेंट कर दो आप लोग, तब चलते हैं आगे, है ना। देखिए आपका हम क्लासेस लगातार लेने वाले हैं, दिन में 2-2 अब क्लासेस होंगी। बस प्लीज आप प्ले स्टोर पे जाकर हमारे क्रैकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। दूसरी चीज, आप प्लीज हर एक मेरा स्टूडेंट 10 सब्सक्राइबर प्रतिदिन कराने की कोशिश करे, ताकि यह चैनल और तेजी से ग्रोथ करे, ठीक है। देखिए हम आपके बिना अधूरे हैं, आप हैं तो हम हैं। हम आपको बेहतर दिशा दें और आप हमारे चैनल को ग्रोथ कराने में मदद करें। आप लोग क्लासेस खत्म होने के बाद आप लोग एक कमेंट भी किया करिए कि आखिरकार क्लासेस कैसा लगा आपको और क्या चाहिए। ये सब कमेंट करेंगे तभी तो हमको पता चलेगा। तो सभी लोग प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में हमारा योगदान करें। हम आपको अच्छे अच्छे करंट अफेयर लगातार देते रहेंगे। आइए दोस्तों एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर, लेटे हुए बुद्ध के विषय में जान ले। लेटे हुए बुद्ध चर्चा में रहे, द रेसलिंग बुद्धा। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सभी लोग एनर्जी में है ना। चलिए संदर्भ, बुद्ध जयंती 26 मई को बोध गया में स्थित बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय कल्याण मिशन मंदिर के प्रांगण में लेटे हुए बुद्ध की भारत में सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की जानी थी। याद रखना कोविड-19 की वजह से इसमें थोड़ा प्रतिबंध आ गया, मतलब इन प्रतिबंधों की वजह से स्थगित कर दिया गया था। लेकिन भारत में सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित करनी थी बुद्ध की, तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं, सभी लोग बताओ, है कि नहीं, है ना। आइए जान लेते हैं लेटे हुए बुद्ध की मूर्ति क्या दर्शाती है। आइए जानते हैं। इनकी मूर्ति या छवि जो है बुद्ध की बीमारी के अंतिम दौर तथा परिनिर्वाण की पूर्व की स्थिति को दर्शाती है। क्या, जब बुद्ध अपने अंतिम समय पे आ गए थे तो लेटे हुए बुद्ध की मूर्ति या उनकी जो छवि है वह बुद्ध की बीमारी के अंतिम दौर, जब वो अपने मृत्यु की ओर चल रहे थे तथा परिनिर्वाण की पूर्व की स्थिति, मतलब परिनिर्वाण के पहले और बीमारी के अंतिम अर्थात कि बिल्कुल मृत्यु के नजदीक, ठीक है दोस्तों, वह दर्शाता है। परिनिर्वाण मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करने की अवस्था होती है, जो केवल प्रबुद्ध आत्माओं को ही प्राप्त होती है, ठीक है दोस्तों। जो परिनिर्वाण है यह जीवन का अंतिम सत्य है और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करने की अवस्था होती है। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में बिहार की सीमा से लगे पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ध्यान अवस्था के दौरान हुई थी। सभी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, याद कर लो कुशीनगर, ठीक है। सभी लोग आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ कि बुद्ध के गणराज्य के विषय में कौन जानता है। 10 गणराज्य, 16 महाजनपद, यदि आपको पता हो, अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जिमल, चेदी, वत्सपुर, पांचाल, सुरसेन, गंधार, कंबोज, अस्मक, अवंत के विषय में कौन जानता है। आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहता है, आपसे प्रश्न पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा। आइए जानते हैं मूर्तिकला शैली के विषय में कि इसमें मूर्तिकला शैली का क्या प्रयोग है। तो लेटे हुए बुद्ध को सर्वप्रथम गांधार कला में चित्रित किया गया था। किस कला में?
गांधार कला, याद कर लो। इस मूर्ति कला शैली का समय 50 ईसा पूर्व और 75 ईसा पूर्व के बीच ईस्वी का माना जाता है। 50 ईसा पूर्व और 75 ईस्वी के बीच का माना जाता है। यह पहली से 5वीं शताब्दी ईस्वी तक कुषाण काल के दौरान अपने चरम पर थी। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। लेटे हुए बुद्ध को सर्वप्रथम गांधार कला में चित्रित किया गया था। लेटे हुए बुद्ध की मूर्तियों और चित्रों में उन्हें अपनी दाहिनी ओर लेटे हुए दिखाया गया। किस ओर? उन्हें अपने दाहिनी ओर, जिसमें उनका सिर एक तकिए या उनकी दाहिनी कोहनी पर टिका हुआ होता है। यह मुद्रा दर्शाती है कि सभी प्राणियों में प्रबुद्ध होने और मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होने की क्षमता होती है। ठीक है दोस्तों, तो कृपया ध्यान दें कि बुद्ध मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। ये ध्यान रखना, मूर्तियां बन रही है लेकिन बुद्ध मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। तो हो सकता है कि कुछ इस प्रकार का प्रश्न पूछ ले, तो आप इन चीजों को ध्यान दीजिए। लेटे हुए बुद्ध की भारत के बाहर स्थापित मूर्तियां, तो थाईलैंड और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य हिस्सों में लेटे हुए बुद्ध की मुद्राएं अधिक प्रचलित है। विश्व में लेटे हुए बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा 600 फुट लंबी विंसेन ताव्या बुद्ध प्रतिमा है। कौन सी प्रतिमा है? विश्व में लेटे हुए बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा 600 फुट लंबी विंसेन ताव्या बुद्ध। मेरे साथ बोलो, विंसेन ताव्या बुद्ध, विंसेन ताव्या बुद्ध, विंसेन ताव्या बुद्ध प्रतिमा है, जिसे वर्ष 1992 में म्यांमार के मावल माइन में बनाया गया था। मावल माइन में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में निर्मित भामला बुद्ध परिनिर्वाण को दुनिया में अपनी तरह की सबसे पुरानी मूर्ति माना जाता है। तो दुनिया में अपनी तरह की सबसे पुरानी मूर्ति भामला बुद्ध परिनिर्वाण कहां पर है? पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित है। तो याद कर लीजिए आप लोग। भारत में लेटे हुए बुद्ध, तो अजंता के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की गुफा संख्या 26 में, याद करो, अजंता के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। अजंता के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की गुफा संख्या 26 में लेटे हुए बुद्ध की एक 24 फुट लंबी और 9 फुट ऊंची एक मूर्ति है, जिसे 5वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित माना जाता है। कुशीनगर, जहां बुद्ध में परिनिर्वाण प्राप्त किए थे, कहां पर बुद्ध परिनिर्वाण प्राप्त किए थे? कुशीनगर। मेरे साथ रिपीट करो, में परिनिर्वाण स्तूप के भीतर बुद्ध की 6 मीटर लंबी लाल बलुआ पत्थर की एकाश्म मूर्ति स्थापित है। तो याद कर लो। भारत में बुद्ध का अन्य मुद्राओं में चित्रण, तो महाबोधि मंदिर में बुद्ध भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे हुए हैं और इस मुद्रा में उनका हाथ जमीन की ओर इशारा कर रहा है। यह मुद्रा पृथ्वी को उनके ज्ञानोदय की साक्षी के रूप में दर्शाता है। पृथ्वी माँ जो हम सब का बोझ ढोती है, कुछ अपने दर्द को बयां नहीं करती हैं। तो दोस्तों, हर एक प्रतीकों का महत्व होता है, हर एक प्रतीक एक संदेश देता है। आपको उन संदेशों को समझना चाहिए। आप रोड पर चल रहे हैं, प्रतीक के माध्यम से रेड लाइट अगर रेड बत्ती जल गई तो आपको स्टॉप होना चाहिए, वरना आप कानून का उल्लंघन करेंगे, आप सजा के पात्र होंगे। तो महाबोधि मंदिर में बुद्ध भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे हुए हैं, भूमि स्पर्श मुद्रा में भूमि को प्रणाम कर रहे हैं। आपको सभी को सुबह उठकर अपने भूमि पृथ्वी माँ को प्रणाम करना चाहिए और फिर अपने जीवन के आगे के कार्यों को करना चाहिए। अपने माता पिता का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि यह हमें एक सही दिशा की ओर लेकर चलते हैं। तो भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे हुए हैं और इस मुद्रा में उनका हाथ जमीन की ओर इशारा कर रहा है। आपको याद हो गया ना? आप सभी लोग आप पृथ्वी माँ का प्रणाम करना, ठीक है। और महाबोधि मंदिर में बुद्ध भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे हुए, याद कर लो। सारनाथ में जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में, याद कर लो। हम कभी बनारस जाना, बहुत मजा आता है। बुद्धम शरणम गच्छामि,
ये शब्द आप जब जाते हैं ना, वहाँ पर खड़े होते हैं और बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो सारनाथ में जहाँ बुद्ध ने अपना पहले उपदेश दिया था, आप सारनाथ कभी जाना, वहाँ पर जो मूर्ति बेचने वाले पर्सन होते हैं वो बहुत सुंदर इंग्लिश बोलते हैं। कभी जाकर आप देखना, बहुत मजा आएगा। हम तो गए हैं, आप भी एक बार जाना। बुद्ध की हाथ से संकेत करती हुई एक पाषाण प्रतिमा स्थापित है जिसको मैं देखा हूँ। इस प्रतिमा में दिखाई गई मुद्रा को धर्म चक्र मुद्रा कहा जाता है, जो उपदेश का प्रतीक है। बुद्धम शरणम गच्छामि। बहुत आपको आनंद आएगा वहां पर कहने से। टहलते हुए बुद्ध की प्रतिमा उनके आत्मज्ञान की ओर यात्रा शुरू करने या उपदेश देकर लौटने को दर्शाती है। सभी बुद्ध मुद्राओं में यह सबसे क्रम प्रचलित है और ज़्यादातर थाईलैंड में देखी जाती है। तो सभी को यह समझ में आया, पूरा टॉपिक समझ में आया। तो अब आपका होमवर्क आ गया, सभी लोग होमवर्क आपका आ गया है। प्रीलिम्स से निकालना है इस बार, सभी लोग बताओ कमेंट करके, प्रीलिम्स इस बार एग्जाम निकालना है सभी लोग। जैसे आप सभी लोगों का अपने माता पिता का सम्मान करना प्रथम कर्तव्य है, उसी प्रकार आपको ये होमवर्क करना भी प्रथम कर्तव्य है। करंट अफेयर जो पढ़ रहा हूं मेरे साथ रिपीट करते चलो, सुनते चलो और खूब अच्छे से आप सुनते चलो और बार बार रिपीट करो। करंट अफेयर याद हो जाएगा, गलत नहीं करोगे। मैं हर एक साथ एक कॉमेडी जोड़ना शुरू कर रहा हूं, कॉमेडी जोड़ूंगा लेकिन आपको याद हो जाएगा। लेकिन बौद्ध धर्म उत्पत्ति और प्रसार का काम किसको करना है? आपको करना है। एंशियंट हिस्ट्री का बुद्ध चैप्टर ओपन करो और इसको पढ़ो। बौद्ध धर्म के तहत विभिन्न संप्रदाय बिल्कुल उठाकर पढ़ डालो, विभिन्न मुद्राएं बिल्कुल उठाकर पढ़ डालो। हीनयान और महायान संप्रदाय में अंतर, एक रीडिंग, 1-2 मिनट का रीडिंग है, 3 मिनट का रीडिंग है, 5 मिनट का रीडिंग है, करो इसे। बोधिसत्व कौन है? पढ़ो। बुद्ध के जीवन से जुड़े विभिन्न स्थान, विभिन्न बौद्ध परिषदें पढ़ डालो। चलिए अब हम आते हैं वीर सावरकर। आपको पता है जो आपके भारत में जो पीएम स्थापित है कौन है? इसको मुझे व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। और वो कितना वीर सावरकर शब्द यूज करते हैं आपको पता है। हर उनके जन्म मृत्यु पर खूब अच्छे कार्यक्रम होते हैं। तो आपके प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हुआ कि नहीं? आइए पढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। संदर्भ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अग्रणी हिंदुत्व विचारक वीर सावरकर को उनकी जयंती 28 मई पर श्रद्धांजलि अर्पित किया। आइए सावरकर के योगदानों को जानते हैं, उनसे परिचित होते हैं और कुछ उनके विचारों को अपने जीवन पे उतारते हैं। विनायक दामोदर सावरकर, जन्म 1883, 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में भागुर शहर में हुआ था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब जानते हैं। वह विदेशी वस्तुओं के विरोधी थे। आप स्वयं सोचो, अंग्रेजों ने हमारे हर एक सिस्टम को बर्बाद किया। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ के जो स्वदेशी वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया थी बर्बाद कर दिया। सस्तों में विदेशी वस्तुओं को लाए और हमारे यहाँ खूब धनोपार्जन किया। लेकिन ऐसे वीर सावरकर योद्धा जो हमारे सरजमी पर मौजूद थे, जिनके अंदर स्वदेशी विचारधारा थी और वह विदेशी वस्तुओं के विरोध में आ गया है और स्वदेशी के विचार का समर्थन किया। दोस्तों, हमेशा जीवन में राष्ट्र का सम्मान जरूर करिए। जैसे माता पिता का सम्मान जरूरी है, वैसे राष्ट्र का सम्मान भी जरूरी है। 1905 में उन्होंने दशहरे के अवसर पर सभी विदेशी सामानों को अलाव में जला दिया। दशहरे में किसको जलाया जाता है? पुरानी परंपरा है। हम रावण को जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? क्योंकि उसके पाप के कारण, उसके बुरे कर्मों के कारण। तो विदेशी वस्तु जो था वह हमने उसको जलाया और इसका बहिष्कार किया।
आइए समाज सुधार के विषय में जानते हैं। वह नास्तिकता और तार्किकता का समर्थन करते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदू विचारों का खंडन किया। जाहिर सी बात है, रूढ़िवादी विचारधारा हमारे समाज को, हमारे मनुष्यों को एक दूसरे के दुश्मन बना देता है, समाज को गलत दिशा में लेके चला जाता है। तो उन्होंने रूढ़िवादी हिंदू विचारों का खंडन किया। वस्तुतः उन्होंने गाय की पूजा को भी अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया था। ये चीज लाइन याद रखना, हो सकता है पूछ ले। संगठनों से जुड़ाव। विनायक सावरकर वर्ष 1937 से 43 के दौरान हिंदू महासभा के अध्यक्ष कौन? तो वीर सावरकर। 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस मंत्रालयों द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के बाद इनके नेतृत्व में हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर संधि, बंगाल और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांतों में सरकार बनाने के लिए सहयोग किया। सावरकर ने पुणे में किस संगठन की स्थापना की? मिलान करने के लिए आ सकता है, याद रखो, प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आपको कई ऐसे संगठन दे देंगे और उसमें मिलान करने के लिए पूछ लेगा, तो याद रखना अभिनव भारत समाज। अभिनव भारत समाज संगठन की स्थापना कहां पर हुई? पुणे में। किसने किया? सावरकर साहब। इन्होंने लोकमान्य तिलक की स्वराज पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की। उनके भड़काने वाले देशभक्तिपूर्ण भाषणों और गतिविधियों ने ब्रिटिश सरकार को नाराज कर दिया। कब तक कात्या के दरवाजे पर खैर मनाएंगे? ये तिलक साहब का क्या था कि भाई कब तक? जो नरम दल वाले थे वो हमेशा जाते थे अंग्रेजों के पास अपने समस्याओं को लेकर। अंग्रेज बार बार टाल देते थे, जाओ कल आओ, जाओ कल आओ, जाओ कल आओ। लेकिन तिलक जैसे महापुरुष सामने आते हैं और बोलते हैं कब तक कात्या के दरवाजे पर खैर मनाएंगे? अब हम इनकी गुलामी नहीं सहेंगे, अब हम इनका विरोध करेंगे। अब मुझे स्वदेश चाहिए। क्या चाहिए? स्वदेश। अब हमें स्वदेश चाहिए। क्या चाहिए? स्वदेश। हमें अपनी संप्रभुता चाहिए, हमें अपने भूमि पर अपना अधिकार चाहिए। तो उनके भड़काने वाले देशभक्तिपूर्ण भाषणों और गतिविधियों ने ब्रिटिश सरकार को नाराज किया, लेकिन हम जैसे भारतीयों को खूब प्रसन्न किया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने उनकी बीए की डिग्री को वापस ले लिया था। इन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की थी। याद कर लो, किसने स्थापित की? फ्री इंडिया सोसाइटी की। इस सोसाइटी के द्वारा त्योहारों, स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी कार्य किए जाते थे। घटनाओं सहित भारतीय कैलेंडर की महत्वपूर्ण तिथियों को मनाया जाता था और यह भारतीय स्वतंत्रता के संदर्भ में विमर्श को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित था। विनायक सावरकर और गणेश सावरकर 1899 में नासिक में एक क्रांतिकारी गुप्त समाज मित्र मेला की शुरुआत की थी। दोस्तों, आपका वीर सावरकर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। आइए महत्वपूर्ण रचनाओं को जान लेते हैं। कुछ रचनाएं जानना जरूरी है ना? आइए जान लेते हैं। अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, याद कर लो, द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में सावरकर ने 1857 के सिपाही विद्रोह में इस्तेमाल किए गए गुरिल्ला युद्ध के बारे में लिखा। याद कर लो उस पुस्तक का नाम जो आपके प्रीलिम्स में आने वाला है, द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इस पुस्तक को अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था। अंग्रेज क्यों प्रतिबंधित करेगा? जाहिर सी बात है, जब उनकी बुराई लिखी जाएगी तो क्यों करेंगे? प्रतिबंधित करेंगे ही। लेकिन मैडम भीकाजी कामा, ये याद रखो नाम, इनका नाम कहां कहां से जुड़ा है? क्या तिरंगे से कुछ जुड़ा हुआ है? आप सर्च करना, मैं नहीं बताऊंगा, सर्च करो और कुछ मिलेगा। मैडम भीकाजी कामा ने नीदरलैंड, जर्मनी और फ्रांस में पुस्तक प्रकाशित की और जो अंततः यह कई भारतीय क्रांतिकारों तक पहुंच गई। जाहिर सी बात है, हमारे भारत में हमें अपने स्वदेश को प्राप्त करने के लिए पूरे संपूर्ण विश्व में इन अंग्रेजों की निरंकुशकारी गतिविधियों को सामने लाना अत्यंत आवश्यक था।
और हम विभिन्न पुस्तकों, विभिन्न संस्थाओं, इन सभी के माध्यम से यह कृत्य किया करते थे। उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदुत्व में दो राष्ट्र सिद्धांत की स्थापना की, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों को दो अलग अलग राष्ट्र बताया गया। 1937 में हिंदू महासभा ने इस विचार को एक प्रस्ताव के रूप में पारित किया। तो आपका वीर सावरकर यहीं पर समाप्त होता है। आइए अब होमवर्क की ओर चल रहे हैं। करना है होमवर्क, ठीक है, बैठना, कर डालना। देखिए, साइंटिफिक तैयारी करने से प्रीलिम्स एग्जाम निकलता है। एक बार विश्वास करो, शेयर करो, खूब शेयर करो। आप प्लीज, मुझे व्यू से मतलब है, आप खूब शेयर कर डालो प्लीज। अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कराओ। बस आपको मैं पूरे 1 ईयर का करंट अफेयर पूरा पढ़ाऊंगा। बहुत मेहनत करने वाला हूं, आपका एमसीक्यू स्टार्ट करने वाला हूं। बस मेरे साथ लग जाओ। मित्र मेला, होमवर्क क्या करना है? मित्र मेला, अभिनव भारत सोसाइटी और फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इनके उद्देश्य क्या थे? कर लेना होमवर्क। अगर आएगा एग्जाम में ये मत बोलना सर आपने पढ़ाया नहीं था और आपने बताया भी नहीं था। निकालना है प्रीलिम्स एग्जाम तो ये होमवर्क करना होगा। सावरकर द्वारा लिखित पुस्तकें बता ही दिया। सावरकर की पुस्तक जो मैडम भीकाजी कामा द्वारा प्रकाशित की गई थी, प्रीलिम्स प्रश्न बन सकता है, आप पढ़ लेना। अभी मैं पढ़ाया, पढ़ लेना। मार्ले मिंटो सुधार, ये इंपॉर्टेंट है, आपको कर लेना है काम। भारत को आजाद करने के लिए हथियारों के इस्तेमाल पर सावरकर के विचार, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। हिंदू महासभा प्रमुख उपलब्धियां, ये सब मेंस के टॉपिक है। चलिए आइए चलते हैं अब आगे अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। गोपाल कृष्ण गोखले, नाम सुना होगा, परिचित हुए होंगे। आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई और आपके प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आइए, आपके कांग्रेस 1885 के स्थापित होने से पहले इनका जन्म 9 मई 1866 को हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले का आखिरकार भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान था? आइए जानते हैं। इन स्वतंत्रता संग्रामियों को जानते हैं और इनसे कुछ सीखते हैं और प्रीलिम्स के लिए एक रणनीति तैयार करते हैं। इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के सचिव के रूप में कार्य किया। प्रश्न पूछ सकता है। इन्होंने आयरिश राष्ट्रवादी अल्फ्रेड वेब को वर्ष 1894 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए तैयार करने हेतु आयरलैंड का दौरा किया। लाइन याद कर लो। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के सचिव के रूप में कौन कार्य किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने आयरिश राष्ट्रवादी अल्फ्रेड वेब को वर्ष 1894 में 1885 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए तैयार करने हेतु आयरलैंड के दौरा कौन किया? देखिए साहब जी क्या चश्मे में है, मूछे देखिए साहब का, कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना? ये हमारे क्या हैं? हम इनके चेहरे पर अपने चेहरे को देखते हैं क्योंकि इन्होंने त्याग किया, इन्होंने परिश्रम किया। इनके बलिदानों को हम ऐसे ही खराब नहीं जाने देंगे, इनकी तरह हम भी बनने की कोशिश करेंगे। गोखले ने ज्ञान प्रकाश नामक एक दैनिक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया। याद कर लो कौन? ज्ञान प्रकाश, चेहरे से ही ज्ञान निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। और दैनिक समाचार पत्र भी प्रकाशित कर दिए गोखले साहब, जिसके माध्यम से उन्होंने राजनीति और समाज पर अपने सुधारवादी विचारों को प्रचारित किया। आइए आगे जानते हैं। बाद में इनके लिए वर्ष 1903 में भारत के गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य भी चुना गया। इनके लिए वर्ष 1904 के नए साल की सम्मान सूची में भारतीय साम्राज्य के साथी के रूप में भी नियुक्त किया गया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। वर्ष 1905 में, ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। किसने किया? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किसने किया? आपके गोखले साहब।
किसने किया? गोखले साहब। इसके माध्यम से लोगों को निस्वार्थ काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। निस्वार्थ भाव से आप समाज की सेवा करेंगे ना दोस्तों, जीवन में आप बहुत खुशी रहेंगे। इनके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार को तैयार करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। याद कर लो, जो अंततः कानून के रूप में लागू किए गए। ये लाइन अभी आपको मैंने पिछले में बताया, मार्ले मिंटो सुधार भी तैयार कर लो, और तैयार करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान भी था। गोखले मोहम्मद जिन्ना और महात्मा गांधी दोनों के गुरु थे। अब भाई दोनों के गुरु हैं तो प्रीलिम्स के क्या हैं? आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के तो उस्ताद हुए ना भाई। इतने बड़े शहंशाह के महात्मा गांधी जैसे राष्ट्र महात्मा के गुरु गोखले साहब तो आपके दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने गोखले मेरे राजनीतिक गुरु नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने मेरे राजनीतिक गुरु नामक एक पुस्तक गोखले के लिए लिखा था। सभी भारतीयों के लिए, अब देखिए, मेरे राजनीति गुरु महात्मा गांधी से संबंध है, ठीक है। इन्होंने लिखा, किसके लिए लिखा? महात्मा गांधी के गुरु गोखले, इनके लिए। सभी भारतीयों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक सुधार और आर्थिक प्रगति के महत्व के बारे में उनकी मूलभूत अवधारणाएं अभी भी हमारे समय के लिए प्रासंगिक है। आइए कुछ प्रीलिम्स फैक्ट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। होमवर्क आपका मजा आ रहा है ना सभी लोग? ये होमवर्क करना है ना सभी लोग, प्रीलिम्स एग्जाम निकालना है ना। तो गोखले किन संगठनों के सदस्य थे? अभी बताया, पढ़ लेना। गवर्नर काउंसिल ऑफ इंपीरियल काउंसिल में इनका चुनाव, पढ़ लेना। स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका, पढ़ लेना। गोखले पर गांधी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम याद कर लेना, बताया। किस वर्ष में गोखले कांग्रेस के अध्यक्ष चुने, याद कर लेना। मराठा पत्र को किसने प्रकाशित किया था, याद कर लेना। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की, याद कर लेना। गोखले द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र क्या था, याद कर लेना। मार्ले मिंटो सुधारों का सार पढ़ लेना। होमवर्क आपका ऐसे ऐसे हम आपको करंट अफेयर पढ़ाने वाले हैं पूरे 1 वर्ष का। आपको मैं संपूर्ण करंट अफेयर के इतिहास में सबसे बेस्ट करंट अफेयर पर वर्क कर रहा हूं। आइए, रवांडा नरसंहार, आइए जानते हैं इस नरसंहार के विषय में। नरसंहार हमेशा दर्द देता है। नरसंहार हमेशा बच्चों को अपने माता पिता से अलग करता है। नरसंहार हमेशा एक पत्नी के मांग के सिंदूर को जाड़ता है। आइए जानते हैं ये नरसंहार है क्या और इससे जुड़ा हुआ रवांडा। तो हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रान ने कहा कि वह रवांडा नरसंहार में अपने देश की भूमिका को स्वीकार करते हैं और क्षमा की उम्मीद करते हैं। ये कैसा क्षमा है दोस्तों? ये कैसा क्षमा है? एक ओर आप कत्ले आम कर दे रहे हैं और दूसरी ओर जब आपको पश्चाताप होता है तो आप क्षमा मांग रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। फ्रांस द्वारा यह वक्तव्य रवांडा द्वारा आरोप लगाने के कई वर्षों बाद जारी किया गया। रवांडा ने फ्रांस पर वर्ष 1994 में द्रेस में हुए नृशंसता में शामिल होने का आरोप लगाया था कि मतलब कि इस नरसंहार में वो शामिल थे, नृशंसता। ठीक है, आइए रवांडा की भौगोलिक स्थिति जान लेते हैं थोड़ा। तो रवांडा आपके मध्य अफ्रीका में अवस्थित एक स्थल रुद्ध देश है। मैप में देख लेना, इसकी राजधानी किंगाली, मैप में आप वॉच कर लेना, ये आपका होमवर्क है। तो मध्य अफ्रीका में अवस्थित एक स्थल रुद्ध देश है। हो सकता है कि रवांडा की भौगोलिक स्थिति पे प्रश्न बन जाए। जनसंख्या संगठन, तो ये भी याद कर लो, हुतू समुदाय बहुसंख्यक, हुतू समुदाय किस अवस्था में है? बहुसंख्यक है, और तुत्सी समुदाय अल्पसंख्यक। अर्थात कि जो रवांडा की भौगोलिक स्थिति मध्य अफ्रीका में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है, राजधानी किगाली है। इसका यहां पर जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन, तो इसमें बहुसंख्यक मतलब कि जिनकी संख्या ज्यादा है वो हुतू समुदाय के हैं, और
तुत्सी समुदाय कम मात्रा में है। आइए रवांडा संहार, यहां पर ये क्यों बताया गया, कहीं तो कुछ बात है, तो जानते हैं। रवांडा नरसंहार को तुत्सी समुदाय के खिलाफ हुए नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है। रवांडा नरसंहार को तुत्सी समुदाय के खिलाफ हुए नरसंहार के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, यह इतिहास है। हमेशा बहुसंख्यक के द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों का दमन किया जाता रहा है। उनके सम्मान को ललकारा गया, उनके परंपराओं को तोड़ा गया, उनके ऊपर अराजकता की गई। यह रवांडा में हुतू समुदाय के बहुमत वाली सरकार के सदस्यों द्वारा तुत्सी समुदाय के लोगों का जाति संहार संबंधित सामूहिक हत्याकांड था। अभी द कश्मीर फाइल्स मूवी आई, जिसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखे होंगे, सभी मूवी देखे होंगे। कश्मीरी पंडितों का वहां पर बहुसंख्यकों द्वारा किस प्रकार अत्याचार हुआ, यह आप देख सकते हैं उस मूवी के माध्यम से। रालेब, कालेब, सालेब, ऐसे ऐसे शब्दों का यूज किया जाता रहा है। ऐसे ही कुछ कहानी रवांडा की है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आप जरूर इसको पढ़ लीजिए। तो रवांडा मध्य अफ्रीका में अवस्थित एक स्थलरुद्ध देश है। इसकी राजधानी किगाली है। जनसंख्या संगठन हुतू समुदाय बहुसंख्यक, तुत्सी समुदाय अल्पसंख्यक। और रवांडा नरसंहार को तुत्सी समुदाय के खिलाफ हुए नरसंहार के रूप में जाना जाता है। यह रवांडा में हुए हुतू समुदाय के बहुमत वाली सरकार के सदस्यों द्वारा तुत्सी समुदाय के लोगों का जात संहार संबंधी सामूहिक हत्याकांड था। 7 अप्रैल से जुलाई 1994 के बीच 100 दिनों की अवधि के दौरान लगभग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8 लाख से अधिक रवांडा वासी मारे गए थे। 8 लाख! कितने दोस्तों? पूरी संख्या में 8 लाख। कितनी बड़ा नरसंहार यह था। ऐसे ही कुछ 10 कश्मीर फाइल्स की मूवी के माध्यम से आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर का हाल। याद कर लो, नहीं तो मत का नाम को। आइए इसके कारण के विषय में जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद रवांडा लीग ऑफ नेशन द्वारा जारी अधिकार पत्र से बेल्जियम के अधीन सौंपा किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, लगभग प्रथम विश्व युद्ध के बाद रवांडा लीग ऑफ नेशन द्वारा जारी अधिकार पत्र से बेल्जियम के अधीन सौंप दिया गया था। और अपने शासन के दौरान बेल्जियम ने हुतू बहुसंख्यक आबादी के बजाय तुत्सी अल्पसंख्यकों का पक्ष लिया। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उसके जस्ट बाद रवांडा जो है लीग ऑफ नेशन द्वारा जारी अधिकार पत्र से बेल्जियम के अधीन सौंप दिया गया। तो अपने शासन के दौरान बेल्जियम ने हुतू बहुसंख्यक आबादी के बजाय किसका समर्थन की पक्ष लिया? तुत्सी का, जिसकी वजह से तुत्सी और हुतू के बीच सांप्रदायिक एक दरार और चौड़ी हो गई। मतलब एक दोनों के बीच एक असंतोष का भाव जन्म लिया। हुतू लोगों द्वारा अल्पसंख्यक तुत्सी के उत्पीड़न में वृद्धि होने से तनाव और हिंसा रवांडा को स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले ही विरासत में मिले थे। वर्ष 1959 में हुए हतू क्रांति के कारण हजारों तुत्सी लोगों को देश से पलायन करने पर विवश होना पड़ा। वर्ष 1962 में आजादी हासिल करने के बाद भी तुत्सी समुदाय के खिलाफ जातीय रूप से प्रेरित हिंसा जारी रही। 1994 में हुए नरसंहार का तात्कालिक कारण रवांडा सरकार के उदारवादी हुतू नेता हब्यारिमाना द्वारा अरुसा समझौते पर हस्ताक्षर और इसके बाद विमान दुर्घटना में हब्यारिमाना की हत्या थी। थोड़ा मेरे अनुसार ये प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद कर लेना। तत्कालीन कारण 1994 में हुए नरसंहार का तत्कालीन कारण क्या था? ठीक है, रवांडा नरसंहार। तो रवांडा सरकार के उदारवादी हुतू नेता हब्यारिमाना द्वारा अरुसा समझौते पर हस्ताक्षर और इसके बाद विमान दुर्घटना में हब्यारिमाना की हत्या, ये तत्कालीन कारण था, ये याद कर लेना। बाकी आइए अब जानते हैं फ्रांसीसी संबंध। फ्रांस ने, ठीक है, एक मिनट, फ्रांस ने रवांडा को आजादी हासिल होने के बाद से हुतू प्रभुत्व वाली सरकार के साथ घनिष्ठ राजनयिक संबंध बनाए रखे।
1994 की गृह युद्ध के दौरान जब फ्रांस को लगा कि तुत्सी विद्रोही हतु मलेशियों को हरा देंगे, जो 1994 में गृह हुआ, उस गृह युद्ध के दौरान फ्रांस को कुछ लगा कि जो तुत्सी विद्रोही हतु मलेशिया को हरा देंगे, तब उसने रवांडा में अपनी सेना भेजी और फ्रांस ने नरसंहार करने वाले कई हुतु षड्यंत्रकारियों को बचा लिया, यहाँ तक कि उन्हें फ्रांस में शरण भी दे दिया। इसीलिए फ्रांस पर हुतु षड्यंत्रकारियों द्वारा इस नरसंहार की साजिश के बारे में जानने और सहायता करने का आरोप लगाया गया। तो ये चीज़ें थी। आइए प्रीलिम्स, रवांडा कहाँ है आपको दिखा दिया। मानचित्र पर किंगाली की अवस्थिति देख लेना है, रवांडा की राजधानी है, देख लेना। नरसंहार के बारे में आपको बता दिया, जो मैंने कहा कारण और परिणाम ये देख लेना। होमवर्क है, करना है, भूलना मत। अगर आपसे चला गया, आप नहीं देखे, प्रीलिम्स में प्रश्न आ गया, फिर उसके बाद आप लोगों को एक एक को कॉल करके मैं डांटूंगा। प्लीज लिंक को अधिक से अधिक शेयर कर दो, जितना अधिक हो सके। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आइए क्रैकेडमी के साथ यूपीएससी को खत्म की ओर करने के आगे बढ़े। चलिए, जर्मनी द्वारा नामीबिया में औपनिवेशिक काल के दौरान हुए नरसंहार की स्वीकारोक्ति के मायने, थोड़ा यह इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लिया जाए क्या है। हाल ही में जर्मनी द्वारा एक सदी पहले अपने औपनिवेशिक शासन के दौरान वर्तमान नामीबिया में हरेरो तथा नामा समुदाय के लोगों का नरसंहार करने को स्वीकार किया गया। कौन कौन सा? वर्तमान नामीबिया में हरेरो तथा नामा। इस स्वीकारोक्ति के साथ ही जर्मनी ने नामीबिया में सामुदायिक परियोजना में सहायता करने हेतु 1.1 बिलियन यूरो डॉलर राशि देने की घोषणा की। इसी कारण यह थोड़ा चर्चा में रहा। आप देख सकते हैं ये मानचित्र में, ठीक है। चल, आप देख सकते हैं मानचित्र आपका ये नामीबिया, ठीक है। चल, ये आपका साउथ अफ्रीका, इंडियन ओशियन। आइए नरसंहार के बारे में तात्कालिक घटनाक्रम, ठीक है। आइए जल्दी जल्दी अब थोड़ा करंट अफेयर खत्म करते हैं, जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं बताता चलूंगा। इस नरसंहार के बारे में तात्कालिक घटनाक्रम, वर्ष 1904 से 1908 के मध्य जर्मनी उपनिवेशियों द्वारा तत्कालीन जर्मन साउथ वेस्ट अफ्रीका में हरेरो तथा नामा, ये दो जनजाति नाम याद रखना। हो सकता है कि आपसे प्रीलिम्स में प्रश्न पूछ ले कि ये दो जनजाति कहाँ से संबंधित है, हरेरो तथा नामा जनजाति, तो याद कर लो। औपनिवेशिक शासन के खिलाफ विद्रोह करने पर इन समुदायों के लाखों पुरुषों, महिलाओं, बच्चों की फिर से हत्या। दोस्तों बहुत दर्द देता है। विद्रोह के कारण क्या थे? तो स्थानीय जनजातियों द्वारा जर्मन उपनिवेशियों को अपनी भूमि और संसाधनों के लिए एक खतरे के रूप में देखा गया। यहाँ पर स्थानीय जो जनजाति थे ये आपके हरेरो तथा नामा, जर्मन जो उपनिवेशी थे उनको अपने भूमि और संसाधनों के लिए एक खतरा देखा गया कि यह हमारे भूमि पर अतिक्रमण करेंगे और संसाधनों पर आधिपत्य करेंगे। महत्वपूर्ण घटना वाटरबर्ग की लड़ाई। इस लड़ाई में जर्मन सैनिकों द्वारा रेगिस्तान में महिलाओं और बच्चों सहित इकाई दहाई सैकड़ा हजार 80,000 हरेरो का पीछा किया गया, जिसमें से मात्र 15,000 लोग जीवित बच सके। ठीक है, तो वाटरबर्ग की लड़ाई याद कर लीजिए। वर्तमान नामीबिया पर जर्मनी का अधिकार कब तक रहा? तो 1884 और 1890 के मध्य जर्मनी ने वर्तमान नामीबिया के कुछ हिस्सों को औपचारिक रूप से उपनिवेश बना लिया था। जर्मनी ने 1915 तक इस क्षेत्र में शासन किया, जिसके बाद इस पर 75 तक दक्षिण अफ्रीका का नियंत्रण रहा। 1975 तक नामीबिया को अंततः वर्ष 1990 में फ्रीडम मिल गई। आगे की कार्रवाई। कुछ इतिहासकारों द्वारा इन अत्याचारों को 20वीं शताब्दी का पहला नरसंहार बताया जाता है। याद कर लो, अब ये करंट अफेयर आपके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 20वीं शताब्दी का पहला नरसंहार। आप किस सदी में हैं? 21वीं। इस हालिया स्वीकारोक्ति के पश्चात जर्मनी द्वारा एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके बाद दोनों देशों की संसदों द्वारा इसकी अभिपुष्टि की जाएगी। फिर जर्मन राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर
स्टेनमेयर द्वारा नामीबियाई संसद के सामने जर्मनी द्वारा किए गए अपराधों के लिए आधिकारिक रूप से माफी मांगी जाएगी कि माफ कर दीजिए, ऐसा भविष्य में नरसंहार न होने पाए, इसके लिए हम तैयार हों, यह हमारा प्रयास हो। चलिए, प्रीलिम्स फैक्ट्स, होमवर्क आ गया। होमवर्क जल्दी से अपने बचपना में आ जाओ। क्लास टीचर क्या करता था, हम लोग क्लास में रहते थे और क्लास टीचर साहब जो थे क्लास में कार्य करवाते थे, फिर होमवर्क देते थे, बोलते थे जा बच्चा करके आना। हम लोग भी एक कमीने इंसान, पहुंचते थे घर, बढ़िया से पहुंचे कि नहीं कि बैट गेंद लेके पहुंच गए फील्ड में, होमवर्क नहीं किए और पहुंचे, आचार्य जी धोती कुर्ता पहन के फिर लौचे लौचा मारते भी थे और खूब पिटाई की आदत हो गई और खूब शरीर बैयार हो गया। लेकिन धीरे धीरे आदत बदलनी पड़ी, होमवर्क शुरू करना पड़ा। इतना थोड़ी मार खाना है, अगर आपको प्रीलिम्स में मात खाना है तो ये आदत बना लो, तब कोई दिक्कत नहीं। होमवर्क मत करो, लेकिन वर्क करना है तो होमवर्क शुरू करो। हम लोग क्लास टीचर से बचने के लिए होमवर्क करते थे, क्योंकि पहुंच जाते थे घर पे, मम्मी पापा से शिकायत करते थे और फिर हमारे मम्मी पापा अमरूदे के पेड़ में बांध के फिर पिटाइयों करते थे। तो हमको क्या करना है, बचना है, होमवर्क करना है, प्रीलिम्स एग्जाम निकालना है। चलिए, 20वीं सदी के प्रारंभ में जर्मनी साउथ वेस्ट अफ्रीका किसे कहा जाता था, याद कर लो। नामीबिया की भौगोलिक अवस्थिति याद कर लो। नरसंहार के बारे में याद कर लो। हरेरो और नामा जनजाति किस देश में पाई जाती है, याद कर लो। ठीक है, ये प्रीलिम्स दृष्टिकोण है। अच्छा ये बताओ, ये चीज आपके लिए बहुत मस्त है ना। चलिए आगे, चलिए, अवैतनिक देखभाल कार्यों का मापन एवं इसकी असमानताओं का समाधान। आइए जानते। हालिया चुनावी घोषणा पत्र में गृहिणियों को विभिन्न प्रकार के भुगतानों का वादा किया गया था। इस प्रकार महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अवैतनिक घरेलू कार्य सुर्खियों में आ गए, और जब सुर्खियों में आ गया तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे जो प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। क्या अवैतनिक देखभाल कार्य क्या है, मैं इसमें पूरा नहीं बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ, भारत माता की जय। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार किसी परिवार में इसके सदस्यों के लिए प्रदान की जाने वाली सभी अवैतनिक सेवाओं, जिसमें व्यक्तियों की देखभाल, गृह कार्य और स्वैच्छिक सामुदायिक कार्य शामिल होते हैं, को अवैतनिक देखभाल कार्य के रूप में संदर्भित किया गया है। इन गतिविधियों को काम माना जाता है, वर्क, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से किसी व्यक्ति के लिए इन कार्यों को किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा कराए जाने पर उसको भुगतान करना पड़ सकता है। तो ये अवैतनिक देखभाल कार्य क्या है, याद कर लो। थोड़ा वर्तमान मुद्दा जान लेते। इन कार्यों को, एक बड़े भाग को, जिसके अधिकांशतः महिलाओं और लड़कियों द्वारा किया जाता है। और जानते हो महिला और लड़की जो है यूपीएससी का कितना फेवरेट टॉपिक है। आर्थिक गतिविधियों के मानकों को शामिल नहीं किया जाता है। मैकिंजे की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के कुल अवैतनिक देखभाल कार्य का 75 हिस्सा महिलाओं द्वारा किया जाता है। 75% हिस्सा। भारत की जीडीपी में महिलाओं का आर्थिक योगदान ओनली 17%, 17, जो कि वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। इस असमानता का औपचारिक अर्थव्यवस्था में भागीदारी के साथ सीधा संबंध है। भारत के लिए नेता, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच तथा द्वारा विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 में भारत 156 देशों की सूची में 28 स्थान लुढ़ककर 140वें स्थान पर पहुंच गया। याद कर लो ये लाइन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में भारत 156 देशों की सूची में 28 स्थान लुढ़ककर 140वें स्थान पर पहुंच गया है।
भारत की रैंकिंग में इसकी गिरावट का प्रमुख कारण क्या है? महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर में कमी, जो 24.8% से गिरकर 22.3% हो गया है। अभी सोचो, ये एक तराजू है और इस तराजू में एक और महिलाओं की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो तराजू कमजोर, और एक और पुरुष का बैलेंस। अगर दोनों मिलकर कार्य करेंगे, दोनों मिलकर अगर कार्य करेंगे तो सोचो कितना तेज हमारे देश के जीडीपी बढ़ेगा। लेकिन आज भी हमारे यहां कुछ रूढ़िवादी सोच विद्यमान है जो हमें महिलाओं के प्रति कुंठित विचारधारा को दर्शाता है। परिवर्तन करना होगा। भारत में महिलाओं की अनुमानित उपार्जित आय पुरुषों की आय के मात्र 5वें हिस्से के बराबर है, जिसमें इस सूचकांक में भारत का स्थान वैश्विक रूप से निचले 10 देशों के मध्य पहुंच गया है। तो इतना इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ग्लोबल जेंडर गैंग रिपोर्ट, इसकी प्रमुख विशेषता देख लीजिए, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है, और भारत का प्रदर्शन, ये आपके प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। आइए अगले करंट अफेयर की ओर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, सभी लोग कमेंट करके बताओ सभी को समझ में आ रहा है। सभी लोग एक बार कमेंट करके बताओ कि आपको मजे आ रहे हैं। सभी लोग एक बार सभी लोग कमेंट करके बताओ। आपको मैं पूरा करंट अफेयर पढ़ाने वाला हूं, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताओ। सभी लोग कमेंट करके बताओ, जल्दी से जल्दी सभी लोग कमेंट करके बताओ। सभी को एंजॉय आ रहा है? चलिए, ठीक है, चलिए आइए अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। ये मेरे दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए। चीन की जनसंख्या वृद्धि दर कई दशकों में सबसे कम, ठीक है, तो चलिए ये मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। चलिए आप लोग एक बार देख लेना, लेकिन ये चीज देख लो। चलिए, जनसंख्या में मालथूस जनसंख्या सिद्धांत आप एक बार देख लेना। चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी, भारत के किन राज्यों में बच्चों की संख्या पर प्रतिबंध से संबंधित नीतियां लागू हैं? तो थोड़ा वन चाइल्ड पॉलिसी के विषय में आपको बता दें। मालथूस जनसंख्या सिद्धांत, ठीक है, चलिए आइए जान ही लेते हैं। चीन की जनसंख्या वृद्धि दर कई दशकों में सबसे कम। हाल ही में चीन में 7वीं जनगणना की गई। चीन में प्रति 10 वर्षों में एक बार जनगणना की जाती है। चीन में प्रति 10 वर्षों में एक बार की जाती है, तो 7वीं जनगणना थी। पिछले वर्ष 12 मिलियन बच्चों को जन्म लिया। यह एक वर्ष में पैदा होने वाले बच्चों की वर्ष 1961 के बाद से सबसे कम संख्या है। वर्ष 1961 की जनगणना के समय चीन माओत्सो तुंग द्वारा वर्ष 1958 में लागू की गई ग्रेट लीप फॉरवर्ड नीति के कारण पड़ने वाले 4 वर्षीय अकाल के दौरान से गुजर रहा था। इस नीति की वजह से कृषि क्षेत्र तबाह हो गया था और लाखों की लोगों की जान चली गई थी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ष 2020 में चीन की जनसंख्या 1.41 बिलियन दर्ज हो गई, जो कि वर्ष 2010 में की गई पिछली जनगणना से 72 मिलियन अधिक थी, जो कि चिंता का विषय था, और इसमें 5.38 की वृद्धि हुई। इस दौरान जनसंख्या में औसत वार्षिक वृद्धि 0.53% रही। जनसंख्या में धीमी जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है, जिससे वर्ष 2025 तक चीन की जनसंख्या शिखर पर पहुंचने की संभावना है। अब चीन के लिए चिंता का विषय, जनसंख्या की धीमी वृद्धि दर दशकों से चली आ रही। चीन के कड़े परिवार नियोजन नियमों का परिणाम है, जिन्हें वन चाइल्ड पॉलिसी के रूप में जाना जाता है। एक आप कड़ा परिवार नियोजन रखेंगे, वन चाइल्ड पॉलिसी, तो धीमी गति से ही तो जनसंख्या बढ़ेगी। इस कारण चीन में अब जाहिर सी बात है कि बूढ़ों की संख्या बढ़ेगी, श्रम शक्ति पर प्रभाव पड़ेगा। बूढ़े कार्य तो करेंगे नहीं, कार्य कौन करेगा? तो इसके साथ ही कुछ विशेषज्ञों के अनुसार चीन के समृद्ध होने से पहले ही बूढ़े होने का भय पैदा हो रहा है, जो कि चिंता का विषय है। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू करने का कारण क्या था? तो मुख्यतः मालथूस जनसंख्या सिद्धांत जो आया था उसके भय की वजह से, क्योंकि मालथूस का जनसंख्या सिद्धांत जो बताता है कि जाहिर सी बात है कि जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी
तो उससे क्या होगा कि फूड पर प्रभाव पड़ेगा, जो संसाधन है। तो इस सिद्धांत के अनुसार अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप आर्थिक और पर्यावरणीय विनाश हो सकता है। तो वन चाइल्ड पॉलिसी लागू किए जाने के कारण एक कारण भोजन के अभाव से संबंधित चिंताएं भी थी। माल्थूस जनसंख्या सिद्धांत क्या है? तो जनसंख्या का सुनियोजित सिद्धांत प्रस्तावित करने वाले पहले ये अर्थशास्त्री थे। उन्होंने तर्क दिया था कि यदि जनसंख्या वृद्धि को अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है तो एक समय के बाद जनसंख्या उपलब्ध संसाधनों से अधिक हो जाएगी, मतलब कि जितना संसाधन है उससे अधिक जनसंख्या हो जाएगी और तब समस्या बढ़ जाएगा। तो इन समस्याओं से बचने के लिए जनसंख्या जो है वृद्धि में कंट्रोल करना होगा। तो इतना इंपॉर्टेंट है, आप देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। आइए इसको जानते हैं। तब से हम भी जल को ग्रहण कर ले और आप भी। आइए अब उच्चतम न्यायालय द्वारा दहेज हत्याओं में धारा 304 बी के दायरे का विस्तार। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दहेज उत्पीड़न को एक रोग प्रसारक अपराध बताया गया। यह एक रोग है, इसको स्वीकार करना होगा। लेकिन दोस्तों करता सब है। अभी आप ही में से कॉल करूंगा या हम ही हो, लेकिन दोस्तों बोलेंगे शब्दों में कि दहेज गलत है, लेकिन फिर भी देते हैं, लेते हैं। इसको खत्म हम आप करेंगे। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा दहेज उत्पीड़न को एक रोग प्रसारक अपराध बताया, जिसमें महिला लोभी पतियों और ससुराल वालों की क्रूरता का शिकार बन जाती है। शर्म आती है दोस्तों, जो दहेज के लिए एक अपने कुल की इज्जत को जला दिया जाता है, उसको मारपीट किया जाता है, शर्म आती है। साथ ही कोर्ट ने एक फैसले में संकेत देते हुए कहा, दहेज हत्या पर दंडात्मक प्रावधानों संबंधित धारा 304 बी की एक जकड़ी हुई और शाब्दिक व्याख्या ने लंबे समय से चली आ रही सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ाई को कुंद कर दिया। आइए जानते हैं इस आईपीसी की धारा 304 बी के बारे में। धारा 304 बी के अनुसार दहेज हत्या का मामला बनाने के लिए किसी महिला की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्षों के भीतर जलने की वजह से अथवा किसी प्रकार की शारीरिक चोटों से या असामान्य परिस्थितियों में होनी चाहिए। इसके अलावा महिला की मृत्यु से ठीक से पहले उसे दहेज की मांग के संबंध में अपने पति या ससुराल वालों से क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो। धारा 304 बी से जुड़ी समस्याएं जो कोर्ट है उसके द्वारा ज्यादातर धारा 304 बी के संकीर्ण दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, अदालतों द्वारा 304 बी के वाक्यांश मृत्यु से पहले की व्याख्या मृत्यु से तुरंत पहले के रूप में की जाती है। ये जो यहाँ पर क्या लाइन था कि दहेज हत्या का मामला बनाने के लिए किसी महिला की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्षों के भीतर जलने की वजह से अथवा किसी प्रकार की शारीरिक चोट से या असामान्य परिस्थितियों में होने चाहिए। ये चीज है कि ऐसा होना चाहिए। इसके अलावा महिला की मृत्यु से ठीक पहले उसे दहेज की मांग के संबंध में अपने पति या ससुराल वालों से क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो तब। तो ये इससे संबंधित क्या संकीर्ण दृष्टिकोण देखने को मिला। तो अदालतों द्वारा 304 बी के वाक्यांश मृत्यु से पहले की व्याख्या मृत्यु से तुरंत पहले के रूप में की जाती है। इस व्याख्या के तहत यह अनिवार्य हो जाता है कि महिला के मरने से ठीक पहले के पलों में उसका उत्पीड़न किया गया हो। धारा में प्रयुक्त सामान्य परिस्थितियों के अलावा वाक्यांश भी एक उदार व्याख्या की मांग करता है। भारत में दहेज से संबंधित मौतों पर एक त्वरित नजर डालते हैं। 1999 से 2018 के बीच एक दशक के दौरान देश में हुई कुल हत्याओं में 40 से 50% मौतें दहेज हत्या की वजह से हुई। मात्र 2019 में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के तहत दहेज हत्या के 7115 मामले दर्ज हुए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। आइए तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये समय की मांग, ये
आपके प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, जो था वो बता दिया। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी होमवर्क, आईपीसी की धारा 498 ए होमवर्क, दहेज के मामले में अभियुक्तों को संरक्षण, ये आपका होमवर्क है, आप प्लीज कर लेना, ठीक है। अब हम आपको जो नेक्स्ट करंट अफेयर है मैं अपने नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा। आप लोग प्लीज क्लासेस के जस्ट बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा करंट अफेयर, आपको एंजॉय हुआ, आनंद आया, ठीक है। मैं थोड़ा थक गया हूं, अब आपको मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा और उसी दिन लूंगा। सभी लोग तैयार रहना, सभी लोग खूब अच्छे से मेहनत करो और जल्दी से जल्दी इस एग्ज़ाम को क्रैक करो, ठीक है। मैं आपका प्रीलिम्स इस बार निकलवाने के लिए जी तोड़ मेहनत इस मंथ करने वाला हूँ। बस प्लीज़ चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। हर एक बंदा 10 सब्सक्राइबर, 5 सब्सक्राइबर डेली कराए। बस आप अपने घरों में किसी को भी शेयर करो, कितना भी शेयर करो, व्यू बढ़ाओ, चैनल में आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ो। और प्लीज़ सभी लोग प्ले स्टोर से हमारे क्रैकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।